अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान को दहशत गर्दी की जो नई लहर एक दरपेश है, इसमें कहा यह जा रहा है कि जिस तरह अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी दुनिया भर में जो ममालिक दहशत गर्दी का शिकार हुए, उस फहरिस्त में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा बर्किना फासो के बाद। और साथ साथ ये कि गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो पिछले एक साल में 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान गई। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या हमने गुज़श्ता रोज़ भी होते हुए देखा। जाफ़र एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हुई, तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मच के इलाके के करीब एक टनल में फायरिंग करके उसको रोका जाता है। इसके बाद में जो ट्रेन का ट्रैक था उसको भी डेटोनेट किया गया और BLA के जो दहशत गर्द थे उनकी तरफ से जो मुसाफिर तकरीबन 400 से 500 के दरमियान जिनका नंबर था, उनको यरगमाल बनाया गया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और साथ साथ ज़िम्मेदारी कबूल की गई इस अटैक की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन वहाँ पर शुरू होता है और अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद जो यरगमाली थे उनको सक्सेसफुली वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें तकरीबन 58 मर्द हैं, 21 ख़वातीन और बच्चे हैं। इसके साथ साथ जो रीसेंट वेव है ये टेररिज्म की, इसमें सर्ज जिस तरह से दिखाई दे रही है, ख़ुसूसन अगर BLA और BLF के अटैक्स की बात की जाए तो पिछले एक साल में 500 के करीब हमले किए गए, जिसमें 350 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान गई। तो एक तरफ बलूचिस्तान में इस नौइयत की मिलिटेंसी का बहुत बड़ा चैलेंज जहाँ पर दरपेश है पाकिस्तान की रियासत को, तो वहीं TTP का जो टेररिज्म है जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे दिखाई देता है, वहाँ पर भी हमें इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया जब से तालिबान की रजीम अफ़गानिस्तान में आती है। सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल को कर्टेल करने के लिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कितनी सीरियस हैं, और साथ साथ ये कि जो इसकी सिविलियन और मिलिट्री कॉस्ट है वो पे करने के बाद क्या नैरेटिव हम ऐसा बना सकें कि तमाम पार्टीज़, तमाम सियासी कायदीन एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर ये फ़ैसला करें कि आया इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक भी इजलास ना बुलाए जाने का इंकशाफ किया पिलडैट की रिपोर्ट ने, ये भी काफ़ी गंभीर मसला इसीलिए है कि अगर 1000 पाकिस्तानियों की जान दहशत गर्दी में जाती है तो उसके बावजूद ऐसा क्यों नहीं हो सका कि तमाम सियासतदान इसको एड्रेस करने के लिए इकट्ठे होते, सर जोड़ कर बैठते। और जिस तरह वफाक की तरफ से पख्तूनख्वा की हुकूमत को ब्लेम किया गया और पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से वफाक पर ज़िम्मेदारी डाली गई, जो पारा चनार में हुआ या बन्नू में हुआ या इसके अलावा पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए, इसमें ज़िम्मेदारी किसको कबूल करनी है और हल क्या होगा इस इंसर्जेंसी का जो कि बेरहमाना तरीके से पाकिस्तानियों की जो जानें हैं उनको अफेक्ट कर रही है। इस पर गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। फैसल चौधरी साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जाफ़र एक्सप्रेस का ये जो वाक़या गुज़श्ता रोज़ होता है, इसके ऊपर एक बड़ा रैपिड रिस्पॉन्स भी सामने आता है, 100 से ज़ायद मुसाफिरों को वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया गया। ये BLA और BLF की तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनके टैक्टिक्स को देखा जाए तो क्या समझ आता है आपको? क्योंकि मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, तकरीबन 500 के करीब डिफरेंट जगहों पर अटैक किया गया पिछले एक साल में इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जिसमें हॉस्टेजेस भी लिए गए। और अब जो तब्दीली हम देख रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी में वो ये है कि इवन ख़वातीन बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके हमें कर्टेल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? कंसेंसस मौजूद है सियासतदानों में, पॉलिटिकल फोर्सेस में, कि अब इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढना है? इट्स हाई टाइम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा तमाम पैनलिस्ट को बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान आज एक बहुत ही स्पेशल किस्म की एनवायरनमेंट से गुजर रहा है एंड लेट मी कन्फेस, हमें मेरे ख्याल में अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर की लड़ रहा है। जी, वी आर इनटू द वॉर। दोनों ईस्टर्न फ्रंट तो हमारा हमेशा की तरह चलता ही रहा है, कश्मीर है, सियाचिन है, फिर इंडिया के साथ जो हालात है, तो इंडिया ने बड़े टेक्टफुली अपने आप को एक एज अ स्पॉन्सर, एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और उसके लिए हमारा वेस्टर्न फ्रंट उसने अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करके और अनफॉर्चुनेटली उनकी जो बुरी हुकूमत है उसके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन करके, एंड आई एम श्योर कि उनके अभी डायरेक्ट उन्होंने इस्टेब्लिश भी कर लिए होंगे अपने लिंक्स विद ऑल दी क्लाइंट्स की तरफ जब मैं बात करता हूँ तो क्लाइंट्स का मेरा मतलब है कि TTP खासतौर पे नंबर 1
फितना अल खवारिज के लोग, उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी ग्रुप्स हैं लाइक गुल बहादुर और दूसरे वली वगैरह के ग्रुप्स हैं, वो वहां पर उनका अवेलेबल है। बलोचिस्तान में BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, तो ये तमाम उनके क्लाइंट्स बन गए हैं। तो स्पॉन्सर इज बिहाइंड दिस, क्लाइंट्स अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और जितना अभी आपने नंबर बताया है 500, ये बेसिकली उसका इम्पैक्ट एक अपना दिखा रहा है कि कितना बड़ा स्वायत्त है हमारा, किन किन डोमेन्स में हम जा सकते हैं। तो इसकी प्राइमरीली रीजन तो बहुत सारी हैं, दीज ऑल रीजंस आर नोन टू अस। इस वक्त हमें देखिए क्लियर पता है कि इंडिया स्पॉन्सर है, वो शामिल है इसके बीच में। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली जितने भी फित्ता अल खवारिज और जितनी भी फ्रिक्शन वाली ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर, उनको इकट्ठा करने में एक रोल अदा कर रही है। उनका कंट्रोल वहां पे नहीं है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अवामिल हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, एबेटर्स हैं, और एक उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाहिद साहब, स्पेसिफिकली आप इसको स्पेसिफाई कीजिए ना कि जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में अपीज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ देम अगर हमारी अपनी टेरिटरी में ऐसे लोग मौजूद हैं? ये देखिए, ये इस तरह के जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पेशली हाइब्रिड में, ये बड़े खामोशी के साथ उनको इम्प्लीकेशंस उनकी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर देखें, इनके सपोर्टर्स बिल्कुल मौजूद हैं, इनके एबेटर्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस उन्हीं के खिलाफ हो रहे होते हैं। पहले तो इनको ये एडवांटेज था, और अब भी एडवांटेज है कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन में तमाम लीडरशिप बैठी हुई है जी। इनकी जो हायर मिडिल अपर मिडिल लीडरशिप है वो सारी अफगानिस्तान में, और फुट सोल्जर्स को उन्होंने पुश किया है 2-3 वजूहात की वजह से। एक तो अब उनका प्रेशर ज्यादा वहां पे रखना, अपने पास रखने हुए उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्होंने सोल्जर्स को यहाँ पे पुश किया है। बट कम्युनिकेशंस अभी भी देखिए अफगानिस्तान में है, कम्युनिकेशंस अभी भी इंडिया में है। और जिस तरीके से ये 2 इंसिडेंट हुए हैं रिसेंट पास में, एक ये ट्रेन वाला, और जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने कमेंट्री इसके ऊपर शुरू की है, और उससे पहले आपको याद होगा 3-4 महीने पहले कुछ एक इंसिडेंट हुए थे जहां 6-7 जगहों पर एम्बुशेस किए गए थे, उसकी भी कमेंट्री, वो आधे घंटे का फर्क होता है हमारे उनके टाइम गैप का, तो उसकी भी कमेंट्री लाइव जैसे आप कर रहे हो, जिसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो ऐसी टेरिटरी में जो पाकिस्तान से बाहर है। इस पर मैं मजीद आपसे बात करूंगा, लेकिन फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये पिछले साल में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आती है, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान जाती है दहशत गर्दी के वाक़यात में, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस 2007 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल क़यादत पे जो तनकीद होती है कि कंसेंसस बन नहीं पा रहा इस दहशत गर्दी के फरीद से जान छुड़ाने के लिए, उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल क्लास के ऊपर? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो शहादतें हैं, जो हमारे फोर्सेस के लोग शहादतें दे रहे हैं, फौज एक बहुत बड़ी वॉर लड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल क्लास के कंसेंसस की बात है, तो ये बात आप हमें ये एडमिट करनी पड़ेगी कि इस मौजूदा हुकूमत को जिस तरह से इम्पोज किया गया है, बिकॉज विल ऑफ पीपल जो है वो लैक करते हैं। एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस है जिसकी वजह से लोग जो हैं इस हुकूमत को, अगर आप ये कहें कि ये कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे, तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। जो अभी बात हुई है उसमें ये तो सारी सिचुएशन है ग्राउंड में, या आप कहें कि सिम्टम्स हैं। इसके सोल्यूशंस जो हैं वो हम चाहते हैं, ज़रा क्योंकि ये हमारी तो एक्सपर्टीज़ है नहीं, हमारी फील्ड तो है नहीं। हम मतलब इस पर मेरा ये सवाल मैं करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा जो भी हमारे कि तालिबान के साथ तो 79 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जहाद लड़ी, और ये जितने भी नाम लिए गए इसमें से कुछ गुड तालिबान थे, कुछ बैड तालिबान थे। तो इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उसका जो है बरील जुम्मा तो आप नहीं करार दे सकते ना, कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। तो पहले हम जहाद लड़ते रहे, तो 2 हमारे खिलाफ हुकूमतें आई, करज़ई की और उससे पहले वाली हुकूमत। तो फिर अब इस हुकूमत आई है, तो इस हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है, जिसके साथ बुनियादी तौर पर 97 में पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिन्होंने इसको तस्लीम किया तालिबान की, और फिर 9/11 के बाद जो है हमारा इनके साथ मामला और हो गया, हम फिर दूसरे वॉर में चले गए। तो अब इशू ये है कि अब उनको जो है, क्या हम फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल है, हम उनको एंगेज क्यों नहीं कर सके? ये जो TTP एंड ऑल द अदर जो ये फितने हैं, ये तो जहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत हम उनके साथ नहीं किसी किस्म के सिलसिले में हैं, तो फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो तो ऑब्वियसली हॉट रहता है। अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी मामला हो जाता है, जो कि इस वक्त
बलूचिस्तान में या केपी में खुरम है या जाफर एक्सप्रेस का बहुत ही अंदोनाक जो वाकया है वो है। इतने हमारे लड़के रोजाना शहादतें दे रहे हैं, फौज के भी हैं, पुलिस के भी हैं, दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं। तो इस सारी चीज को एड्रेस करने के लिए एक ब्रॉडर कंसेंसस पॉलिटिकल क्लास का और पॉलिटिकल क्लास का जो हमारी अस्करी क़यादत है, ये जब तक मिल बैठ के देखे ना, ये कोई एक इदारे का, एक पार्टी का, एक खित्ते का, एक कौम का तो मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। फैसल साहब, सॉरी टू कट यू हियर फैसल साहब, लेकिन फैसल साहब आपके जो ऑपोजिशन है, लेट्स से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि खान साहब से, फैज साहब से पूछा जाए कि क्यों रीसेटल करवाना था टीटीपी के फाइटर्स को पख्तूनख्वा में, गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला कमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो अब तक उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो तनकीद तो आप पर की जाती है कि दफातर खोलने की अगर बात हुई पेशावर में या रीसेटलमेंट की बात हुई तो वो तो की तरीके इंसाफ ने। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, नहीं, इसमें देखिए, अभी आपने देखा होगा, आई कैन शेयर इट विद यू द एविडेंस, ये वहां पे सेटलमेंट का प्रपोजल भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा। लेकिन ये कभी मैच्योर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये प्रपोजल जनरल बाजवा और जनरल फैज की तरफ से आया, लेकिन रीसेटलमेंट में हमारे जो वहाँ पे केपी के और फाटा के जो नुमाइंदगान थे, मुराद सईद था और अपना कादरी साहब थे, और फाटा से ताल्लुक रखने वाले, इन लोगों ने उसकी शदीद मुखालफत की। मीनवाइल जनरल फैज वॉज ट्रांसफर्ड और ये कभी मैच्योर नहीं। इसके बाद भी जनरल नदीम और ये खुद ख्वाजा आसिफ, ये भी वहाँ पे सेटलमेंट के लिए मिलते रहे हैं और हकानी ग्रुप के साथ ये इन्होंने राब्ते रखे। और ये तो डॉन की एक पूरी रिपोर्ट है उस वक्त, अगर आप चाहते हैं तो आई कैन शेयर इट। ठीक है, चलें। इशू इस के देखिए, ये एक दूसरे पे डालने वाला इशू तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ वगैरह का मसला ये है कि दे आर नॉन सीरियस एंटिटीज। वो इस मसले को हल करने के बजाय पोलिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मैं इस मसले के ऊपर, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता, मैं इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारे कौम का मसला है, हमारे वतन का मसला है, हमारी फोर्सेस का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे मुस्तकबिल का मसला है। और ये आप ये जो पैनलिस्ट हम सारे बैठे हुए हैं, हम सबका मसला है। इसको अगर हल होना है तो हमें कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, और कुछ पॉलिसीज हैं जिसको एस्टैब्लिशमेंट को भी रिवाइज करना पड़ेगा और इस हुकूमत को भी रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि कंसेंसस डेवलप हो। सही। इस पर अफनानुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस रिपोर्ट का मैंने तस्करा किया पहले, उसके लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में दूसरा सबसे अफेक्टेड मुल्क रहा है 2024 में दहशतगर्दी से, बर्किना फासो के बाद। इवन अफगानिस्तान इज नॉट इवन इन द टॉप 5 अगर नंबर ऑफ अटैक्स की बात की जाए। ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। और जिस तरह फैसल साहब बात कर रहे हैं कि इसकी रूट पॉलिटिकल भी है, एक तो वो इलेक्शन की बात कर रहे थे कि जिस तरह से कोट एंड कोट उन्होंने कहा इम्पोज किया गया है आपको, और दूसरा जो टीटीपी को लेकर या बीएलए को लेकर नैरेटिव है, उस पर कंसेंसस किसने डेवलप करना है? जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है ना कि सबको रीच आउट करे और बिठाकर एटलीस्ट सर जोड़कर बैठ के इसका सोल्यूशन सियासी तौर पर निकालने की कोशिश की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इन द लास्ट 3 years एटलीस्ट। और जो बुनियाद अगर आप उस चीज़ की पकड़ें, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कोई एक दूसरे के ऊपर मट स्लिंगिंग कॉम्पिटिशन में चले जाएं, लेकिन अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, वरना आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा। बुनियादी बात यह है कि ये कहना टीवी पे आके कि कोई रीसेटलमेंट नहीं होती, ये गलत है। मगर साउथ केपी में रीसेटलमेंट हुई है और इसके ऊपर पीटीआई की कैबिनेट का डिसीजन मौजूद है और इमरान खान साहब की मल्टीपल व्यूज मौजूद है। और आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि वहां पे 40,000 लोग हैं, अगर हम उनको इधर ना लाएं तो क्या करें। हालांकि ये फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। जब यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रह सकते हैं तो वहां 40-50,000 बंदा भी रह सकता था ना। तो ऐसा तो मामला नहीं था कि कोई, और ये इतनी अफनान साहब फैसल साहब ये कह रहे हैं कि वो हमारी तरफ से नहीं, वो बल्कि बाजवा साहब की तरफ से, उनकी तरफ से ये डायरेक्टिव आया था। हमने तो उसको सिर्फ सेल थ्रू करवाया होगा अगर मैक्सिमम, लेकिन हमने नहीं इसको पिच किया। लेकिन बात यह है कि फिर ये इसीलिए तो इन्हीं हरकतों की वजह से तो कहा जाता है कि जो है वो पार्लियामान को बड़े डिसीजंस के अंदर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये जब कोई एक डिसीजन ले लेता है एक अफसर और उसके बाद उसका खमियाजा पूरी कौम भुगतती है, तो फिर उसकी कोई ओनरशिप नहीं होती ना। आज जनरल बाजवा भी इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे, कोई नहीं ओनरशिप ले रहा है इसका, ना पीटीआई ले रही है, सारे भाग रहे हैं इस फैसले से। बात ये है कि ये डिसीजन लिया क्यों गया, इसकी तय में अगर हम नहीं जाएंगे तो हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्सरसाइज चली जा रही है
कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं, ठीक, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद इनको सारों को बाहर निकालते हैं और उनको फिर वापस लाके रिसेटल कर देते हैं। ये मतलब मुझे आप बता देना इसके अंदर कोई अगर लॉजिक कहीं पे कोई समझ में आ रही है किसी को, मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, अगर किसी को समझ में आ रही है तो मुझे भी समझा दे। बात ये है कि हमने एक मसले को जो हल हो चुका था उसको खुद खराब किया और उसको इस हद तक खराब कर दिया कि आज जो है वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये APS अटैक के बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया, उसका एक बहुत जामे प्रोसेस था। अगर उसको अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, एज़ पर माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, किया जाता तो आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट पहले ही इन प्लेस था, हमें कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए थी, उसी को अप्लाई करना था? और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो नेक्टा की तरफ से एक नई पॉलिसी आती है जिसको नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, इसमें भी एक 5R की अप्रोच थी। इस सब पे इसकी एप्लीकेशन आपको लगता है उसमें कोताही मौजूद है? और दूसरी जो बात फैसल चौधरी साहब ने की, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें कि 80s से लेके हमारी जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी थी ये उसका बैकलैश है, और गुज़श्ता जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी वो रीसेटलमेंट चाह रही थी TTP के लोगों की। जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि फैसल भाई से भी विद ऑल माय रिस्पेक्ट, अफगान साहब भी सेनेटर हैं माशाल्लाह, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, एक चीज तो फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान इज इन वॉर। ये कोई एक इदारा या एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई नहीं, पाकिस्तान वॉर में, और वॉर्स आर ऑलवेज लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप, जब तक ओनरशिप नहीं लेगी ना जी, जब तक आप ओन नहीं करेंगे वॉर को, हम रिस्पांस को कहीं नहीं जा सके। आज मैं कंट्रोवर्शियल कोई इस तरह की बात करना नहीं चाहता कि माजी की जो मिस्टेक्स है अकोमोडेटिव मिस्टेक्स है, अच्छा, पॉलिसी की भी मिस्टेक्स है, इम्प्लीमेंटेशन की भी मिस्टेक्स हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ स्टेट हमने ग्रो करना है अपने स्टेचर, जो पाकिस्तान का स्टेचर है ना जी, उसके साथ अपने आप को लाना होगा हम तमाम को। मैं अभी इसकी कोई कंपार्टेशन नहीं करना चाहता। वॉर्स आर लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। पास में देखें, ये किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। हमने 2007 में देखा कि मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो लोगों ने कहा जी कि रॉन्ग पॉलिसी है, मुशर्रफ साहब जब पावर से चले जाएंगे तो चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। ये सेटल नहीं हुई, बड़ी है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहना शुरू किया कि ये हमारी तो जंग है ही नहीं, हम किसी और की जंग आपके मुल्क में ले आई गई तो वो आपकी जंग हो गई। अब जिन हालात की वजह से भी हुई, मर तो आपके लोग रहे ना। आपके जी हमारी जंग नहीं, हम उसमें हिस्सा नहीं लेते, हमने एक कागज पे बोर्ड पे लिख के रख देते हैं जी ये हमारी जंग नहीं, हम इससे हिस्सा नहीं ले रहे और आप विक्टिम नहीं होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान इज अ पावरफुल इस्लामिक कंट्री। इस्लामोफोबिया का ये दुनिया शिकार है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर दुनिया की आंखों में खटक रहा है। वो आपसे पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं। उनका टारगेट है कि एक मरे हुए हाथी की तरह इंफ्लोडेड पाकिस्तान हो, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई मार्शल हो, ये एप्लीकेशन रहेगी। लेकिन जाहिद साहब एक चीज़, जाहिद साहब, चूंकि अब तहरीक इंसाफ का भी यही नैरेटिव है, एक बयानिया है कि जो करंट पॉलिटिकल क़यादत है उसकी क्योंकि रूट्स कमज़ोर हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के बयान पर तनकीद की PTI ने भी और लोगों ने भी, कि वो कह रहे हैं ये BLA और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एक SHO की मार हैं, तो वो तो ये कहते हैं कैपेसिटी नहीं है और नॉन सीरियसनेस है पॉलिटिकल क़यादत में, तो वो लीड कैसे करेगी फिर? ये देखिए, मैं ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट्री करना नहीं चाहता, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में हुकूमत है, कोलिशन के साथ चल रहे हैं, फेडरल में नून लीग है, सब हुकूमत में है जी। ये पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तानियों ने लड़नी है। अब देखिए, चले इमरान खान PTI जब पावर में थी तो उस वक्त वो जैसे अभी फैसल साहब फरमा रहे हैं, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, की जी बाजवा साहब और फैज साहब की, देखिए नेशनल असेंबली में ये चीज लाई गई, एक इजलास बुलाए गए, अपोजिशन भी आई, सारे आए, नहीं आए तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, क्योंकि जब आप नहीं आए तो आपने ओनरशिप नहीं ली है ना। मैं उस चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माय अपॉलॉजीज फैसल साहब के, मैंने ये बात करनी नहीं चाह रहा था लेकिन करनी पड़ गई, क्योंकि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं हो रही। पास में इमरान खान ने ओनरशिप नहीं ली तो हम यहाँ पर पहुंचे ना। आप सैक कर देते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप DGI साहब कहते जी मैं आपकी पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ, आप क्यों कंसेंसस डेवलप करवाना चाह रहे थे? योर फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब वाज देयर, सब लोग वहां पर मौजूद थे। कहने का मकसद ये है कि अकोमोडेटिव मिस्टेक्स हुई हैं, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम पास के बैगेज के नीचे दब के अपने खून बच्चों का रोज नहीं बहा सकते। इस वक्त जरा फ्लाइट देखे ना,
जो मुसाफिर वहां पे फंसे हुए हैं, उनकी फैमिली जिस फ्लाइट से गुजर रही हैं, जो शहीद हो रहे हैं इस वक्त, जो सिपाही वहां पे चाहे एफसी का, फौज का, पुलिस का जो ऑपरेशन कर रहा था, हम जंग आपने लड़ी है जनाब, हमने देखा है वॉर को बड़े करीब से, मौत को करीब से देखा, हमने गोलियां खाई हैं, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स। वो जिस पेन से आप गुजर रहे होते हैं ना, और जिस साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर होते हैं, वो आम इंसान नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसको हमने अब निकालना है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन दिस वॉर, और दे विल हैव टू लीड दिस वॉर। देर खुल के पॉलिसी देखे, फौज आपके अहकामात पे कैसे अमल नहीं करती। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इस पर फैसल चौधरी साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। सेकेंडली इरफान सदीकी साहब ने ये बात की कि निहायत अफसोस की बात है कि खान साहब ने अपना सारा सियासी वज़न जो है वो BLA और BLF की तरह की जो तहरीकें हैं सोशल मीडिया पे उनके पलड़े में डाल दिया है। एक्यूजेशन फिर से लगाई जा रही है कि PTI का सोशल मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है कोट अन कोट इस सारे वाक़े को, जो कि नहायत अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ आपकी तमाम क़यादत ने भी, सलमान राजा साहब ने भी ये बात की कि बैठ कर इसको हल करना चाहिए, लेकिन ये परसेप्शन क्यों डेवलप हो जाती है कि सोशल मीडिया पे एक इनसेंसिटिविटी आ जाती है जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है फ्रॉम PTI? देखिए, पहली बात तो ये है कि मज़ाहिर साहब की जो बात है उसको बिल्कुल ये बात इसको डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करने की बात नहीं है, मैंने भी वही बात की है। लेकिन सर, एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बेसिकली अवाम की राय का इजहार होता है, और अवाम ओन करती है वॉर्स को थ्रू देयर गवर्नमेंट। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट जिसकी अवाम से आवाज़ ही नहीं है, जो उनकी नुमाइंदा ही नहीं है, जो उनके मुंतखब करदा ही नहीं है, तो उससे आप ये कहें कि आप ओनरशिप लेंगे, तो ओनरशिप तो इस तरह से नहीं आती। जंग के लिए तो पहले अवाम को तैयार करना होता है ना, अवाम के लिए तैयार ये तो नहीं हो सकता कि अवाम जो है वो तैयार ना हो और आप जंग लड़ें, तो उसमें आपको फिर तो टैक्टिकली भी आई थिंक इट वुड बी ए कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर। इसमें कोई शक की बात नहीं, हम हालत जंग में आज से तो नहीं है, हम जब से हम पैदा हुए हैं हम तो हालत जंग में रहे हैं, क्योंकि हम तो वो जनरेशन है जो अफगान वॉर और फिर 90s की जहाद और उसके बाद 9/11 और उसके उनके जो खुद सुसाइड बॉम्बिंग, हम उसमें बड़े हुए हैं। आप हो गए, शाह साहब आप हो गए, अफनान भाई हो गए, तो वी तो साइकोलॉजी ये जो बच्चे हमारे शहीद होते हैं, तो जाहिर है वो हम में से हैं, तो ये उनका दर्द तो सबको महसूस होता है। द ओनली इशू इज दैट कि अगर आपने कंसेंसस बनवाना है तो उसके लिए भी कुछ बेसिक्स चाहिए होती है। इट्स नॉट अबाउट लिविंग इन पास्ट, इट्स हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन फ्यूचर। अगर आप इसके बेसिक फंडामेंटल्स को नहीं एड्रेस करेंगे, आप जो हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी, और ये मैं इसमें इरफान सदीकी की बात पे आता हूँ, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इस वक्त पार्टी है जिसने इलेक्शन जेल में भी जीती, आपने उनका मैंडेट भी छीना, और फिर सारी बातें जो हैं अभी तो शादबाग में कुछ होता है, छापा पड़ता है तो सीधी बात फोर्सेस पे आ जाती है, बीच में बफर जोन ही नहीं रह गया। एनीवेज, ये आज की डिबेट नहीं है। आज की डिबेट ये है कि इस टेररिज्म से आगे किस तरह से निपटना है। तो उसका तो एक ही हल है ना जी, कि सारी कौम को आप एक पेज पे लाएं, एक आप बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें इमरान खान को भी शामिल कराएं और जिसमें बाकी लोग भी बैठे, ताकि एक जैसे APS हुआ था तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो ये उस पर तो करना पड़ेगा। एज पर एज इरफान सदीकी साहब की बात है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, मैंने हमारी PTI की सारी क़यादत ने और इसको कंडेम किया है, ठीक है, और इसको कभी भी हमने नहीं किया। अब ये BLA या BLF जो है, दे आर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इरफान सदीकी साहब को और जो मैं वो मारंग बलोच का मेरे ख्याल में जिक्र करें या दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, देखें ये जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट में आपको फर्क करना नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम होगा अगर आप सबको एक ही उसमें रखेंगे, तो दिस इज माई ओपिनियन कि वो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली जब आपके पास अवामी तायद का भी एक मसला है। अच्छा। आपकी तो लेजिटिमेसी आज तक जो है वो पाकिस्तान पूरा नहीं एक्सेप्ट करता। तो इशू ये है कि जब आप गैर नुमाइंदा हुकूमत को ला के ये समझें कि ये कंसेंसस कर लेंगे तो नहीं करेंगे। PTI का कोई टिल्ट नहीं है BLF की तरफ या अपना पाकिस्तान मुखालिफ कुफ्तों की वजह से। हाँ, अप्रोच है कि वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल हल होना चाहिए। मसलन आप देखिए ना, 20 साल अमेरिका और तालिबान आपस में जंग लड़के, वो जब कतर में दोहा क्वाड कर रहे थे तो हमारी उनसे लड़ाई हो गई है। वहां पे जब सऊदी अरेबिया का और UAE का
एम्बेसी खुल रही है, हमारा मिशन जो है वो काम कर रहा है, और उसका कोई हेड भी जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता। फैसल साहब, हमने भी बात करके देख ली ना, अगर अफगान तालिबान ने ऑपरेशन ही नहीं करना टीटीपी के अगेंस्ट तो फिर कितनी बात करें, सवाल तो ये है ना सर। उसकी देखें, इशू ये है ना कि आपको एंगेज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप वहां पे जो वॉर लड़ने के बाद अगर वो बैठे कॉर्ड कर रहे हैं टेबल पे, तो हमें क्या इशू है कि अपने बच्चे भी मरवाएं और अपने फौजी भी शहीद करवाएं। वो जो आए हैं, वो जो वहां पे 20 साल जिन्होंने हमें जंग में झोंका, वो खुद वहां पे चले गए आराम से बाहर और बैठ के रिकॉर्ड करें। तो ये चीजें हमने सोचनी है ना, क्योंकि हमने तो रहना है। अफगानिस्तान को तो नहीं चेंज किया जा सकता, वो तो हमारा हमसाया है। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं ना, हमारे अपना अवाम शहीद हो रहे हैं, तो हमने इसका कोई हल निकालना है। पॉलिटिकल हल ही निकलेगा। बैटल फील्ड में तो कभी भी कोई कामयाबी नहीं होती, वो एक टैक्टिस जरूर होता है। लेकिन अगर अब ये कहें कि वॉर इज द एंटायर अपना स्ट्रेटेजी, बिल्कुल आई विल बैक टू डिफर। मेरा ख्याल में इसमें पॉलिटिकल आपको कोई ना कोई एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी। ठीक है। अफनान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये एक मसला तो ये पॉलिटिकल कंसेंसस का आपने देख लिया कि अगर प्रोविंस और सेंटर की जो अप्रोच है उसमें कोई मिडल वे ही नहीं निकलेगा तो फिर बैठकर बात कैसे होगी। नंबर वन, जिस तरह से पीटीआई का स्टांस आपने सुन लिया कि गुफ्तगू होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि इस्टेब्लिशमेंट मसला नहीं हल कर सकती बलूचिस्तान का, और पॉलिटिकल फोर्सेस को वापस कर देना चाहिए बलूचिस्तान को, एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए क्योंकि आपकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, बात ये है कि जो फैसल भाई बात कर रहे हैं, वो बात अगर दुरुस्त मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, तो फिर बात 2018 से होती है, वो 2024 से नहीं होती। वह नुमाइंदा सबसे पहली हुकूमत पीटीआई की आई थी, आरटीएस बिठा के। मैं ये समझता हूँ कि जो मसले का हल जो है वो पॉलिटिकल बिल्कुल हमें करना चाहिए। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो वहाँ के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे उनको बैठना पड़ेगा। देखें, ये हम अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। ये अंडर द कारपेट करते 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 ये मसला जो है सर के ऊपर आ गया हमारे। इसको अभी भी हम इसको अगर हम टैकल करना चाहें हम कर सकते हैं। वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का इशू है, ठीक है, नॉन रिप्रेजेंटेशन। अफनान साहब एक और चीज पे कमेंट कर दें। अफनान साहब एक और चीज पे कमेंट कर दें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक भी इजलास नहीं बुलाया गया पिछले 1 साल में, ये पिलडैट की रिपोर्ट कह रही है। इवन पीटीआई गवर्नमेंट में पर ईयर 3 इजलास बुलाए जा रहे थे। तो ये अब प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा ना इसको। इसमें इतनी हम क्यों देख रहे हैं कि वो स्पीड नहीं है इसको एड्रेस करने की जो होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तो अब मेरा ख्याल है इनएविटेबल हो जाएगा, क्योंकि जो मामला यहाँ पे जा रहा है तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन हमें इसका जो सोल्यूशन है जो मेरे जहन में आता है वो यही है कि हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा कि ये मैंडेट स्टोलन है, या ये अगर करना है तो मुझे कोई मसला नहीं, आप 2018 से शुरू कर लें और फिर पता चल जाएगा किसने क्या किया। ठीक, बेहतर ये है कि अभी एक मसला हमारे सर पे आ चुका है, इसको हल कर लें। वहां पे लोग शहीद हो रहे हैं, वहां पे एक जो है वो हवा चल पड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पे जो हमारा दुश्मन है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, चाहे इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही, या कहीं और जो लोग हैं वो तो देखें, वो तो एक्सप्लॉइट करते हैं ना, वो तो देखते हैं कि कमजोरी कहाँ है, ठीक है, जो वीकेस्ट लिंक है इन द चेन वो उसको ढूंढते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जी ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको खटकता है, उनको मालूम है इनका मिसाइल प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, उनको मालूम है हमारे और बड़े हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज खटकती है उनको। सही, चले, वो तो हमारे दुश्मन है ना, वो तो यही करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जाहिद साहब, ऑन द फाइनल नोट, ये जो आपने आगाज़ में कहा कि बहुत सी दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है इसकी रूट्स अफ़गानिस्तान में हैं, तो पहला तो ये क्वेश्चन आपसे कि ये जो अफ़गानिस्तान का हमारी जो एक पॉलिसी रही है इंगेजमेंट की, इसमें आपको क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या तब्दीली होनी चाहिए? चूँकि हमने तफ्तान, इसके अलावा गालिबन रिसेंटली हमने जो बॉर्डर भी बंद किया 17 दिन के लिए, उसके बावजूद अफ़गान तालिबान उस तरह से कोर्स नहीं होते कि वो पाकिस्तान का टीटीपी का स्टांस एक्सेप्ट करें। नंबर 2 ये कि ये जो गुरीला वॉरफेयर हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की फॉर्म में हो या बीएलएफ की फॉर्म में हो,
इसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकालना तो बहुत मुश्किल है। फैसल साहब ने भी ये बात की कि अमेरिका को भी अल्टीमेटली टेबल पर बैठना पड़ा, तो हमारे पास फिर क्या एवेन्यू बचेगा एंगेज करने का, इफ नॉट द मिलिट्री सोल्यूशन? जी देखिए, एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, देखिए अफगानिस्तान की ये जो अबूरी हुकूमत है, ये किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो एस्टेब्लिश हुई नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है वॉर का। तो इनकी जो पॉलिसीज हैं, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सब ने अपना मुंह फेरा है इस जंग से, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक तो पहुंचाया ही नहीं है, बल्कि इसको अपनी शिकस्त ट्रम्प ने तो अभी तस्लीम ही कर लिया कि इट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब वो शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं और अपने विड्रॉल को राउट करार दे रहे हैं। और अभी वो आई एम श्योर कि वो इंक्वायरीज भी कर रहे हैं, वो अभी जो रिस्पॉन्सिबल है इस बैड विड्रॉल के और विक्टिम एट द एंड ऑफ द डे वहां पे भी मिलिट्री बनेगी। बट एनीवेज, तो वो ये तो अभी वहां की सिचुएशन है। अच्छा, ये बाय प्रोडक्ट है वॉर का, ये इनकी पॉलिसीज ही गन, फ्रिक्शन और इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। देखिए, दो कार्ड की हम एक तो बात करते हैं कि ये चीज सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे अफगानिस्तान की रिस्पॉन्स, उसके और भी पॉलिटिकल पहलू भी थे और कुछ सोशल पहलू भी थे जो उन्होंने करने थे जी, जो उसके पॉइंट्स थे। लाइक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, अफगान डायलॉग इस्टेब्लिश होना था और वहां से सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी थी। अब वहां पर भी उनकी भी लीडरशिप के बीच में भी थोड़े से इख्तलाफात आपस में भी हुए हैं, तो एक नॉन इफेक्टिव या कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट वहां पे नहीं है। तो ज़ैद साहब हमारी ये स्ट्रेटजी कि हम वहाँ पर जो हकानी ग्रुप है उसको इंगेज करें ताकि वो कंधार वालों को कम्युनिकेट करें हमारे कंसर्न्स, इसके लॉन्ग टर्म कोई रिजल्ट्स यील्ड हो सकते हैं या इतनी कमज़ोर है अफगान तालिबान की हुकूमत कि वो दाइश खुरासान से, TTP से वैसे ही खौफजदा है, इसीलिए एक्ट ही नहीं कर सकती? देखिए जी, हमें मेरी नजर में मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि रीजनल अलायंसेस करें, इंटरनेशनल एप्लीकेशन कराएं, अलायंसेस में जाएं और अफगानिस्तान के अंदर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एस्टेब्लिश अगर हो जाती है तो वो किसी स्टेट क्राफ्ट के जरिए इस मुल्क को चलाएगी जो अंडरस्टैंड करेगी, कि स्टेट को अंडरस्टैंड करेगी। अभी तो फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, हर कोई अपना ही फायदा उठाएगा। अभी मेरे ख्याल में हमें इस बहस से निकल जाना चाहिए कि हम किसको सपोर्ट करें, किसको ना करें। ऑफ कोर्स दुनिया चलती है ऐसी चीजें क्योंकि प्रॉक्सीज का यूज हो रहा है, तो आप अपनी लीवरेजेस जरूर रखें, लेकिन वहां पे एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो अभी देख रहे सबसे बड़े विक्टिम पीपल ऑफ अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के लोग हैं, तो ये पाकिस्तान अकेले तो ये कर नहीं सकता। और जहां तक हमारा आपने कहा कि डायलॉग, बिल्कुल डायलॉग करने की जरूरत है, लेकिन काइनेटिक एप्लीकेशन से आपने एक टेबल तैयार करना है कि आप एनवायरमेंट में जाएंगे जहां पे वो बातचीत आपकी इफेक्टिव हो जाएगी, फायदेमंद होगी। मौजूदा सिचुएशन में तो बातचीत का कोई फायदा नहीं। जो भी पाकिस्तान में ये बात करता है जी, बातचीत करें, यस स्ट्रॉन्ग आप चलाते रहे, आप एंगेजमेंट जरूर रखें, आप डिसएंगेज ना हो किसी, लेकिन वो फ्यूटाइल है। लेकिन आपने पहले काइनेटिक में अपनी डेटर्स वापस लेनी है और उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वी विल हैव टू राइज एंड कलेक्टिव ऑल ऑफ मतलब होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। काइनेटिक भी इकट्ठे हुए बगैर न पॉलिटिक्स को चला सकेगी, न डायलॉग को चला सकेगी, न किसी टेबल को बेहतर कर सकेगी। ठीक है फैसल चौधरी साहब, वन लाइनर आपसे, वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये एहतजाज जो अब ईद के बाद आपने करना है, इस पर भी अब कंसर्न है ना, जिस तरह पहले आप पर तनकीद हुई इस सारी सूरत हाल के अंदर, APS के वाक़े के दौरान धरना चल रहा था, उसके बाद भी उसको ख़त्म करना पड़ा, अब आकर वो उसी पेस पर चलेगा या पहले ये कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, जो इशूज़ की सियासत है जिसमें पाकिस्तानियों की जान ख़तरे में पड़ रही है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, ये तारीख है ईद के बाद, ये अभी इसकी फाइनल कॉल जो है वो आएगी मुतहदा अपोजिशन के अलायंस से, तो ये फौरन अगर आप कहेंगे ईद के तीसरे दिन शुरू हो जाएगा तो ये मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, दूसरा मैं बसद एहतराम ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में ये नेशन तब इकट्ठी होगी जब उसको किसी को इकट्ठा करना है ना, किसी नॉन कंट्रोवर्शियल एंटिटी को। तो इस वक्त तो जो कंट्रोवर्शियल एंटिटीज़ हैं वो तो ना पॉलिटिकल नॉन कंट्रोवर्शियल हैं और एस्टेब्लिशमेंट में भी मैं माजरत के साथ बहुत कंट्रोवर्शियल इस वक्त है, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है और उनको पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहले तो अपनी इन अप्रोचेस पे रिवाइज करेंगे तो सर फिर उसके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप ये कहें कि
मुझे घर में भी गुजरने नहीं देंगे और मैं घर के साथ भी खड़ा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि लेजिटिमेसी का क्राइसिस बड़ा है, लेकिन जैसे जाहिद साहब बात कर रहे हैं कि नहीं, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी हो ना, लेजिटिमेसी का क्राइसिस तो है। आप बैठे तो सही, किसी के साथ बैठ के एंगेज तो करें ना। ठीक है, आप एंगेज भी ना करें और फिर वन साइडेड एक्सपेक्टेशन तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो एक नेशनल लेवल पे एक एंगेजमेंट दरकार है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, अफनानुल्लाह खान साहब, जाहिद महमूद साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।